हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आज है अपना 7th लेक्चर। इससे पहले हमने 6 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा स्टैटिस्टिक्स का अच्छे से मीनिंग, बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखी। इससे पहले हमने देखा था कि एक बाउली था बंदा जिसने 3 डेफिनेशन दी और उसको हम लोग एक्चुअल में बावला कहते। क्यों? क्योंकि उसने इनकम्प्लीट डेफिनेशन दी। तो हमारे पास एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या थी कि हम लोगों ने क्या करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा करना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी हमने कर लिया। फिर हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। और अब बारी है क्या, एनालाइज करने की। क्या करने की? एनालाइज करने की। जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया था उसे ऑर्गेनाइज किया, उसे प्रेजेंट किया। अब बारी है उसे एनालाइज करने की कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाकर। ध्यान हो तो हमने किया था कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, कुछ इन्फ्रेंशियल हमारे पास कंक्लूजन जिसमें हमारे पास निकलता है वो आते हैं। तो हमने क्या करना है, अब स्टैट्स के कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, उनकी हेल्प लेकर हमें उस डेटा को एनालाइज करना है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले मेथड आता है, सबसे बेसिक मेथड जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का देखिए मीनिंग क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल मतलब बीच में आने वाली चीज। लाइक आपके पास ये एक स्केल है, आपके पास स्केल है और इसका सेंट्रल पॉइंट है मान लो ये। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या कहती है कि जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाली कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी हर एक पॉइंट को, जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो उसके आगे पीछे हैं, जो उसके दाएं बाएं हैं, जो भी वैल्यूज हैं उस सेंट्रल पॉइंट के, उस सेंट्रल वैल्यू के, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी। अब एवरेज का और सेंट्रल टेंडेंसी, अब देखिए सेंट्रल टेंडेंसी तो आप आज इस स्टेज पर आके सुन रहे हैं, लेकिन एवरेज तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमसे पूछते थे कि हाँ जी, आपके फर्स्ट क्लास में एवरेज मार्क्स कितने रहे, आपके 10th क्लास में एवरेज मार्क्स कितने रहे, आपके 12th क्लास में एवरेज मार्क्स कितने रहे, आपके ग्रेजुएशन में एवरेज मार्क्स या एवरेज परसेंटेज कितनी रही, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स या कितने परसेंटेज रही। एवरेज। अब ये एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब है कि आपके पास है लाइक 6 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 और 6 सब्जेक्ट। अगर वहां कहता है कि आपके एवरेज परसेंटेज या एवरेज जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 60 आए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स, थर्ड सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स, फोर्थ सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स, फिफ्थ सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स और सिक्स्थ सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स। इसका मतलब यही निकला कि एक वैल्यू ये 6 सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि हां जी, हर सब्जेक्ट में 60 नंबर आए हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में, रियल लाइफ में ऐसा होता है? क्या पता इसमें आए हो 54, इसमें आए हो 55, इसमें आए हो 60, इसमें आए हो 65, इसमें आए हो 68, इसमें आए हो 29। क्वाइट पॉसिबल। क्या अगर हम लोग ऐसा देखें, तो अगर हम लोग मान लो ऐसा एग्जांपल लेके चले और इस एग्जांपल में हमारे फिर भी 60% बन रहे हो, तो भी तो हम ये कहेंगे कि हमारे ऑन एन एवरेज जो मार्क्स या ऑन एन एवरेज जो परसेंटेज है वो 60% है। हाँ या ना? सिंपल सी चीज है ना ये। तो हम क्या कहते हैं, जो एक सेंट्रल वैल्यू है वो पूरे के पूरे हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो वही वाली वैल्यू हर एक डाटा में, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो। वो चेंज भी हो सकती है और वो सिमिलर भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे मेन क्या है। अब एवरेज, इसी को एवरेज कहते हैं, इसी को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू। क्या कहता है? एक सिंगल वैल्यू है, लाइक अपने 60 ली, विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ फिगर्स एंड ऑल अदर इंडिविजुअल्स आइटम्स कंक्रीट अराउंड इट। तो उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास जितने भी वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, या फिर जो भी हमारे पास होल सेट है, प्रॉपर हमारे पास पूरा सेट बना हुआ है, उस चीज को एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि हां जी, ये इसकी एक एवरेज है, ये इसकी एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे होल सेट ऑफ फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन एवरेज इज सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डेटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। एक ऐसी वैल्यू होगी जो पूरे के पूरे वैल्यू ऑफ द सीरीज, जितने भी सीरीज में जितने भी वैल्यूज आ रही हैं उन पूरे को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, है ना।
such an average is somewhere within the range of the data it is therefore called measure of central tendency। तो क्या कहते हैं, such an average is somewhere within the range of the data, उस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आ रही है, और इसी तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ जी सर एक चीज बताओ, हाँ जी मैम एक चीज बताओ कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एवरेज क्या होती है, अगर आप एचटेट कर रहे हैं, एचटेट की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स पूरा आता है। आपके पास अगर कॉमर्स है, आपके पास मैनेजमेंट है, या आपके पास अदर सब्जेक्ट है, अदर फील्ड है जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपसे जनरली पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। तो आप स्टैट्स का पहले तो मतलब बता दोगे कि हाँ जी हमने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, जिसके बेस पे हम लोग कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें। साथ ही साथ वो आपसे पूछेगा कि एवरेज क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि एवरेज एक ऐसा सिंगल फिगर है, सिंगल वैल्यू है जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो एन एवरेज इज ए सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस एंड फंक्शन ऑफ एवरेज, अब कुछ पर्पस है कुछ फंक्शन है एवरेज के, वो क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। पहली बात तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, क्यों है, क्योंकि आप इतने बड़े डाटा को, इतने बड़े सेट को, इतने बड़े जो डिफरेंट इंडिविजुअल सीरीज ऑफ डाटा है, ठीक है, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसका मतलब इतने बड़े डाटा को आप एक छोटे से चीजों से डिस्क्राइब कर दे रहे हो, तभी तो क्या है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। The main purpose of average is to present a simple and systematic description the raw data. The raw data may be complex and अनऑर्गेनाइज्ड। रो डाटा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और अनऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये डाटा है, इसमें मेल फीमेल चिल्ड्रन ऐसे सारे हैं। फिर हमने इसे क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था एक टेबल की फॉर्म में, फिर इसे प्रेजेंट किया बार डायग्राम के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में, है ना, हिस्टोग्राम के फॉर्म में हमने किया था। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स डाटा या अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को हमने ऑर्गेनाइज बनाया, उसको धीरे धीरे कंसाइज करते गए, ब्रीफ करते गए, ठीक है। एन एवरेज रिड्यूस ए मास ऑफ डाटा इनटू ए सिंगल टिपिकल फिगर, इट एनेबल्स वन टू ड्रॉ ए जनरल कंक्लूजन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिनोमेना अंडर स्टडी। तो आप क्या करते हैं, यहां से एक जनरल कंक्लूजन डिफाइन कर सकते हैं, या ये कह लो कि आप पूरे होल ऑफ सेट को, जो भी आपके पास फिगर्स हैं, उन सबको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ होल डाटा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, सीधी सी बात, आप कंपेयर कर सकते हैं, एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जी हां कर सकते हैं। आपके पास एक डाटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, मान लीजिए आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, आपने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया। आपके पास दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड डाटा था, आपने उसे भी ऑर्गेनाइज कर दिया। अब आप इस डाटा से कुछ वैल्यू निकालेंगे, इसका कुछ एवरेज निकाला, वैल्यू का मतलब क्या, सेंट्रल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं अभी, और इसकी भी कुछ वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी हां कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही यही होता है, एवरेज का हम लोग जो एवरेज का हम लोग यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें, है ना। तो क्या कहते हैं, एवरेज हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ डाटा, ठीक है, सेट्स ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एंड यूएसए शोज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज मच लेस इन कंपैरिजन टू द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है, किससे, यूएसए से। अभी निकला कैसे कि आपने निकाला कैसे होगा, पहले निकाला होगा यूएसए की पर कैपिटा इनकम, आपने निकाला होगा इंडिया की पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम को दोनों की क्या किया, कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करके आपको पता लगा कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो यूएसए की पर कैपिटा इनकम से लेस है। क्या है, लेस है। इट लीड्स अस टू कंक्लूजन दैट इंडिया इज ए पुअर कंट्री इन कंपैरिजन टू यूएसए। तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है। फिर है हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। आप लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज के बेस पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं किसको, पॉलिसीज को। अब जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे जो डाटा है उसका एवरेज निकालती है, उसके बेस पे उसके बाद क्या करती है, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, फिस्कल पॉलिसी बना रही है। फिस्कल पॉलिसी में तो सबसे ज्यादा हेल्प लेती है ये गवर्नमेंट अपनी, किसका, एवरेज का, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हाँ जी इतने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका रेट क्या लगा देगा, हाँ जी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो इनकम होगी या उसकी जो हमने अमाउंट डिसाइड किया वो उससे नीचे अगर किसी की इनकम होती है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के आएगा। तो वो जो अमाउंट डिसाइड हुआ वो किसके बेस पे डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड करके दिया, एवरेज ने डिसाइड करके दिया, ठीक है। एवरेज हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू इलस्ट्रेट व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड्स दैट द एवरेज पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज वेरी लो, इट कैन फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज टू इंक्रीज इट। तो क्या होता है, हमारे पास डाटा आता है जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल पॉलिसीज बना सकते हैं,
ठीक है। फिर है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास इसके पास जो एवरेज है वो क्या होता है, बेस बनता है हमारा। एवरेज कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, इफ वन नोज द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वन कैन इजिली एनालाइज द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। उसके इंग्लिश में 50 नंबर 100 में से, उसके मैथ में आए 90 नंबर 100 में से, उसके हिंदी में आए 10 नंबर 100 में से, उसके SST में आए 60 नंबर 100 में से, उसके साइंस में आए 50 नंबर 100 में से। तो आप कह सकते हो कि जो बच्चा है वो मैथ में ज्यादा अच्छा है और हिंदी में ज्यादा पुअर है। इसका हम देख सकते हैं कि मैथ में उस बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, देख सकते हैं। तो ये क्या है, एवरेज जो है वो हमारा बेस बनता है किसी भी कंक्लूजन को निकालने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। रिप्रेजेंट करता है हमारा जो एक एवरेज है, हमारे पास जो एक डाटा सिंगल वैल्यू निकल के आएगी वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। और ये लाइन वही तो कहती है, एन एवरेज इज ए सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स होल ग्रुप। तो इस सिंगल फिगर का मतलब क्या है, सैंपल है। हमने रिसर्च में भी पढ़ा था, स्टैट्स के शुरुआत में भी पढ़ा सैंपल और यूनिवर्स के बारे में। और होल ग्रुप का मतलब क्या है, यूनिवर्स है। यही तो किया, और यही लाइन तो कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और द मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। अकॉर्डिंगली एवरेजेस हेल्प इन नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल। फॉर एग्जांपल, बाय कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन वी गेट वन सिंगल वैल्यू दैट गिव्स एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन। तो आप क्या कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं। वो क्या करेगा, वो आपको निकाल के देगा क्या, एक सिंगल वैल्यू, जिसके बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो इंडिया की या अपने नेशन की, एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एवरेज। एक गुड एवरेज क्या है, गुड एवरेज क्या है, जो हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, शुड बी, सभी के साथ शुड है, ध्यान रखिए। तो शुड बी, तो शुड क्या, होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, यूनिकली डिफाइंड होनी चाहिए, यूनिकली होनी चाहिए मतलब अलग हो बिल्कुल, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हमारे इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर बेस होनी चाहिए हमारा जो सैंपल होगा या जो हमारी सिंगल वैल्यू निकल कर आएगी। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। मान लो लिखा आपने 1 2 3 4 500,000, ये लिख दिया, तो ये क्या एक्सट्रीम वैल्यू है, 1000 इज द एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये क्या कहता है, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड। जो आपकी एवरेज है वो इस तरह की एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे हम गुड एवरेज कहेंगे। इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो एवरेज कैसी होनी चाहिए, एवरेज के बेस पे हम लोग फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकें। अगर उस तरह की एवरेज निकल कर आती है तो वो हमारे लिए क्या है, गुड एवरेज है। अब फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया। इससे पहले अगर हम बात करें तो डिस्पर्शन हो गया, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये क्या है, ये सारे के सारे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ ना अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ एवरेज हैं, कुछ अलग अलग तरीके के एवरेज हैं। ठीक है, तो पहला आता है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा आता है पोजिशनल एवरेज। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहां से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जी मैथमेटिकल एवरेज में क्या क्या आते हैं, पोजिशनल एवरेजेस कौन कौन सी हैं। और पोजिशनल एवरेज पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। सिंपल पूछेगा, मान लो उसने ये दे दिया अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, तो ऊपर पूछ लेगा पोजिशनल एवरेज कौन कौन से हैं इसमें से। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने देखना है कि मीडियन और मोड इज अ पोजिशनल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में क्या आएगा, एक तो आएगा अर्थमेटिक मीन जिसमें हम लोग मीन करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, जिसे हम ऐसे करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और हार्मोनिक मीन भी निकालेंगे। हार्मोनिक मीन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे। फिर है पोजिशनल एवरेज। अब पोजिशनल एवरेज में क्या है, मीडियन, मीडियन भी हमें कुछ पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन बताता है। मोड, मोड भी हमें कुछ पोजीशन बताता है, इसलिए दोनों के दोनों कहां रखे गए हैं, पोजिशनल एवरेज में रखे गए हैं। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास एवरेज है, पहली है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरी है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन से आएंगे, अर्थमेटिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा और हार्मोनिक मीन आएगा। फिर सेकंड में क्या है अपने पास, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में क्या क्या आएगा, मीडियन आएगा प्लस में मोड आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पहले अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन के मोस्ट पॉपुलर है, पहली बात तो हर जगह यूज होती है। आप चाहे इंडिया में देखो, चाहे पाकिस्तान में देखो, चाहे बांग्लादेश में देखो, चाहे श्रीलंका में देखो, चाहे यूएसए में देखो, चाहे चाइना में देखो, आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, अर्थमेटिक मीन क्या है, एक सबसे फेमस, सबसे इजीएस्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। ठीक है, जनरली व्हेन वी टॉक ऑफ एवरेज इट सिग्निफाइज अर्थमेटिक मीन, इट इज जनरली नोन एज मीन। इसे क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। और मीन को हम लोग एक सिंगल जो वर्ड में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, मीन, एक्स बार, क्या कहते हैं, एक्स बार। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द आइटम्स ऑफ ए सीरीज एंड डिवाइडिंग दिस टोटल ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स। तो अब क्या होता था, आपके पास सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, ठीक है, 6 सब्जेक्ट में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर आए, उन डिफरेंट डिफरेंट नंबर के, मान लो 100 नंबर का पेपर था, वट एवर यू गोट नंबर्स, ठीक है, मार्क्स, तो आपने क्या किया, इन सभी नंबर्स को आपने ऐड किया, टोटल नंबर जो आपने ऑब्टेन किए, तो यहां पे क्या होता था, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर में क्या, 6 सब्जेक्ट है, 100 नंबर का एक, इसका मतलब 600, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास कुछ ना कुछ परसेंटेज निकल के आती थी, मान लो है 79.2, तो ये क्या है, ये 79.2 क्या है, मीन आया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अर्थमेटिक मीन में 2 तरीके से हैं, पहला है सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा है वेटेज अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेज अर्थमेटिक मीन, चलिए देखते हैं। अब देखिए, हाँ जी, देखिए, तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अजम्पशंस हो गए, आपके चाहे बिजनेस फाइनेंस में ले लीजिए, चाहे स्टैटिस्टिक्स में ले लीजिए, इकोनॉमिक्स में कर लीजिए, जो आपके प्रॉपर्टीज हैं या अजम्पशंस हैं, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, the sum of the deviation of the items from the arithmetic mean taking signs into account is always 0। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, मैंने एक सीरीज लेके चलता हूं, सीरीज का मतलब मैं एक ये x ले लिया, ठीक है, x क्या है, मेरे पास सीरीज है 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 आइटम्स लिए। अब इस 5 का जल्दी से एक बार मीन निकाल लो, इसका मीन आया अपने पास 3, तो 15 हो गया, 15 डिवाइडेड 5, 15 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 3, तो अपने पास मीन क्या आया, 3 आया। तो वो कहते हैं कि जब भी आप क्या करेंगे, x माइनस मीन करेंगे, ठीक है, x माइनस मीन करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा, मीन क्या है अपने पास 3 है, x माइनस मीन करते हैं तो क्या होगा, मीन x क्या है 1 और मीन क्या है 3, तो माइनस टू होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 और 5, सॉरी 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 3 2। ठीक है, तो क्या हुआ, -2 से +2 कट गया, -1 से +1 कट गया, बचा क्या, 0। तो वही तो कह रहे हैं कि अगर कभी भी आप एक डेविएशन निकालेंगे, सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे किसका, x माइनस मीन करके, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी में ये कहता है कि जब भी आप अपना वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है एज्यूम्ड मीन के थ्रू आप निकालते हैं, एक होता है आपके पास एक्चुअल मीन। क्या होता है, एक्चुअल मीन। तो एज्यूम्ड मीन का जो वैल्यू होगी ना, वो हमेशा ज्यादा आएगी एज कंपैरिजन टू एक्चुअल मीन। एज्यूम्ड मीन हमेशा ज्यादा होगा एक्चुअल मीन से। ठीक है, अब एक्चुअल मीन तो क्या हुआ, ये वाला मीन हुआ, एक्चुअल मीन क्या हुआ, ये वाला मीन। लेकिन मैं मान लेता हूं कि एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो मीन है वो क्या है, ये क्या है, ये। तो इससे अगर मैं ऐसा निकालूंगा, इससे अगर मैं कोई वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या होगा, एज्यूम्ड मीन से हमेशा मेरे पास क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एक्चुअल मीन से। क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम दैट इज लेस देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अदर वैल्यू। ठीक है, फिर कहता है इफ ईच आइटम ऑफ द सीरीज इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सम कांस्टेंट, देन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम कांस्टेंट। अब इसका देखो, अब इसका थोड़ा सा बढ़िया वाला एक बार आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया, एक मीन निकाल लिया, इसका अपन ने मीन निकाला था, इसका मीन कितना आया, इस सीरीज का मीन क्या आया, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास मीन क्या आया, 3 आया, मीन क्या आया, 3 आया।
वो क्या कहता है कि अगर आप अपनी सीरीज में किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को, ध्यान सुनिएगा, कांस्टेंट नंबर को आप चाहे प्लस करते हैं, चाहे माइनस करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप डिवाइड करते हैं, तो उसका सेम इंपैक्ट आपको अपने मीन पे देखने को मिलेगा। ध्यान से, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं अभी आपको। मान लो मैं करता हूं +2 यहां पर, +2 यहां पर, +2 यहां पर, +2 यहां पर और +2 यहां पर। मेरे पास आंसर क्या आएगा? यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6 और यहां पर 7, यही होगा। तो अब इसका टोटल क्या होगा? टोटल हुआ इसका 25 और 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो अब देखो, ध्यान से देखो, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। चीज दिखाई क्या दे रही है? यहां पे था 3, मैंने मेरी सीरीज में हर एक आइटम 2 से क्या करी? इंक्रीज कर दी। तो मेरा मीन भी तो 2 से इंक्रीज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। वो यही कह रहा है। अब एक चीज और देख लेते हैं। मान लो मैं क्या करता हूं, इस प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देता, तो मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8 और 5 2 जार 10 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया, यहां पर सारा का सारा कर दिया। ठीक है, तो इसका टोटल क्या आया? टोटल क्या है इसका? 30। टोटल क्या है? 30। 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जार 30। तो ध्यान दो, तो 3 से मैंने अपने हर एक आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक आइटम को, सीरीज में जितनी आइटम थी उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा मीन भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जार 6 हो गया, है ना? है इजी है ना? कुछ नहीं है, सिर्फ वो इतना ही चीज है। ये हमने मैथ में भी वैसे करते हैं, मैथ का बड़ा बेसिक रूल है। तो वो यही कहते हैं कि अगर आप अपनी सीरीज में इंक्रीज कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपके जो अर्थमेटिक मीन है उसमें सेम इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास ये 3 क्या है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेटमेंट के हिसाब से पूछी जाती है, असर्शन और रीजनिंग के हिसाब से पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला तो क्या है, अगर आप x माइनस मीन के थ्रू आप अगर कुछ निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। एज्यूम्ड मीन से आपकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू एक्चुअल मीन। और अगर आप अपनी सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं उनको कांस्टेंट नंबर से क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपके जो अर्थमेटिक मीन है उसमें सेम इंपैक्ट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहते हैं वेटेज अर्थमेटिक मीन। क्या है वेटेज अर्थमेटिक मीन? सिंपल अर्थमेटिक मीन एज डिस्कस्ड अबव। ठीक है, हमने पहले से पढ़ लिया। गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस। इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारे पास एक सीरीज है जिसमें एक सेंट्रल वैल्यू हुई, ये सेंट्रल वैल्यू पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहां पे क्या है? और वेट टू ईच आइटम ऑफ द सीरीज, बट देयर कैन बी सम केसेस वेयर ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि 6 सब्जेक्ट है, 6 में जरूरी नहीं है कि 60% कहते हो सभी में 60% आएंगे, जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? वेटेज प्रोवाइड करा देते हैं। इन केस ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी, ईच सब्जेक्ट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। सभी की अपने अपने इंपॉर्टेंस। हमने कह दिया हाँ जी, मैथ में जो है बच्चा बहुत शातिर है, लेकिन आप देखो तो हिंदी में उसके सिर्फ 10 नंबर आए थे। हमने किया भी, मैथ में उसके 90 नंबर थे, लेकिन हिंदी में सिर्फ 10 नंबर थे। तो क्या इक्वल इंपॉर्टेंस है? हमने वहां से कंक्लूजन तो निकाल लिया कि जो बच्चा है वो मैथ में होशियार है और हिंदी में नालायक है, लेकिन क्या उसके लिए हिंदी भी मान्य उतनी रखती है जितना मैथ रखता है? हाँ रखता है, क्योंकि उसके लिए परसेंटेज बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अगर हिंदी में वो 10 लाएगा तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा वो, है ना। तो वो क्या कहते हैं, आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, यहां पर वेटेज देते हैं, जिसकी वजह से आपको इक्वल इंपॉर्टेंस मिल जाती है। We have to provide different weights according to their importance and weight arithmetic mean is used as the average in such cases। तो क्या होता है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं? वेट प्रोवाइड करते हैं सभी के सभी आइटम्स को, जिसकी वजह से क्या होती है, उनको अपने अपने इंपॉर्टेंस मिल जाती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ए वेटेज एवरेज कैन बी मोर एक्यूरेट। क्या है? मोर एक्यूरेट है देन ए सिंपल एवरेज। तो अगर कोई पूछे तो कि वेटेज एवरेज ज्यादा बेटर है या फिर सिंपल एवरेज, तो आप क्या कहेंगे? वेटेज एवरेज इज अ मच बेटर, मोर एक्यूरेट देन द सिंपल एवरेज इन विच ऑल नंबर इन ए डाटा सेट आर असाइंड एज एन आइडेंटिकल वेट। ठीक है, तो सभी को क्या कर दिया जाता है? वेट दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए
अब अगर हम बात करें तो इनके ना फॉर्मूलाज हैं, थोड़े से एक बार एक एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ठीक है, ज्यादा अपन ने देखना नहीं है। अगर मैं अर्थमेटिक मीन का बात करूं तो अर्थमेटिक मीन में हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन में हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, एक तो है सिंपल एवरेज और दूसरा क्या है, वेटेज एवरेज, ठीक है। तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या है, अच्छा सिंपल एवरेज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मीन से, ठीक है। मीन को ऐसे करते हैं एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हुआ, समेशन, इसे क्या कहते हैं, समेशन। जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है उसे क्या करेंगे, सम कर लेंगे, उन सभी का ऐड कर लेंगे, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। देखो यहां पे हमने किया था, ये हमने मीन निकाला था, तो समेशन किया, इन सब का सम किया, सम आया, डिवाइड बाय क्या कर दिया, एन, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स थी, कितनी आइटम्स थी, 5 आइटम थी। तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। और अगर हम बात करें वेटेज अर्थमेटिक मीन की तो क्या होगा, ऐसे वेट कर देंगे क्योंकि हमने वेट दिया, यहां पे आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वेटेज एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेटेज ऑफ डब्ल्यू, जितने भी आपके पास वेटेज है वो। तो क्या कहते हैं इसको, मीन किसका, वेटेज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो समेशन ऑफ वेटेज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वेटेज, जितनी भी आपने वेटेज दी, तो वेटेज कैसे देंगे आप, जैसे यहां पे लगा लो, आपने ये सीरीज थी, इस सीरीज के साथ में आपने लिख दिया वेट लिख दिया 1 2 3 4 5, इसको वेट दे दिया। पहली वाली सीरीज को क्या वेट दिया, फर्स्ट दिया, सेकंड को 2, इसको 3, फिर 4, फिर 5 वेट दे दिया। तो समेशन ऑफ किसका, इसका पहले तो निकालना है मीन किसका, मीन ऑफ वेटेज मीन निकालना है, तो इक्वल टू समेशन ऑफ क्या निकालना है अपने को, एक्स, जहां पे अपने वेट दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, एक्स इंटू में डब्ल्यू कर देना है, वेट कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसका आएगा वो आंसर वो यहां लिख दोगे, डिवाइडेड बाय जो वेट का टोटल है वो यहां लिख दोगे, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, वेटेज अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेरिट्स हैं अर्थमेटिक मीन के, क्या क्या है, अर्थमेटिक मीन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कैसे, क्योंकि क्योंकि सिंपलेस्ट एवरेज है, क्योंकि जिसको हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजिली, इजीएस्ट टू कंप्यूट है, बिल्कुल इजी है, आपने टोटल करना है, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है, निकल गया एवरेज, है ना। नाइदर द अरेंजिंग ऑफ डाटा एज रिक्वायर्ड ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन, जैसे मीडियन में क्या होता है, आपको कैलकुलेट जो डाटा होता है ना उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। नोर ग्रुपिंग ऑफ डाटा एज रिक्वायर्ड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इज नीड व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन। तो मीन में हमारे पास सिंपल होते हैं, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन सभी का टोटल करना है और नंबर ऑफ आइटम जितनी है उससे डिवाइड कर देनी है, ठीक है। फिर क्या, इट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ ईच एवरी आइटम इन द सीरीज, बिल्कुल अफेक्ट होता है, ठीक है। जो भी आपके पास आइटम्स का जो वैल्यू आएगी उन सभी को ऐड करके उन सभी नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा, अफेक्ट होगा हर एक वैल्यू से। इट इज डिफाइंड बाय रिजिड मैथमेटिकल फॉर्मूला, रिजिड है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या दे दिया, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही एक फॉर्मूला है, रिजिड है, इसमें कोई चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो क्या है, रिजिड है, जो अनचेंजेबल है, ठीक है। फॉर्मूला विद द रिजल्ट दैट एवरीवन हु कंप्यूट द एवरेज गेट द सेम आंसर, ठीक है। बीइंग डिटरमाइंड बाय रिजिड फॉर्मूला, क्या है, उससे क्या होता है, हम लोग रिजिड फॉर्मूला के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट टेंस आएगा इट सेल्फ टू सबसिक्वेंट एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट बेटर देन द मीडियन और मोड। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन जो है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जो मीन है वो बेटर देन है मीडियन से और मोड से, किसके लिए, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, ठीक है। सेम मैं फिर कह रहा हूं, स्टेटमेंट में, असर्शन, रीजनिंग में कौन सी लाइन कब उठ के आ जाए आप सोच भी नहीं सकते, तो हर लाइन का मीनिंग क्लियर करके जाना। तो यहां पे क्या कहते हैं, जो मीन है वो ग्रेटर है, वो बेस्ट है, किससे, मीडियन से और मोड से। मीडियन को एम से डिनोट करते हैं और मोड को जेड से डिनोट करते हैं। It is relatively reliable in the sense that it does not vary too much when repeated samples are taken from one and the same population, at least not as much as some other kind of statistical description। तो हमने बार बार किया, रिसर्च में भी किया, स्टैट्स के शुरुआत में भी किया, कि जो आपकी एक वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। द मीन इज टिपिकल इन द सेंस दैट इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंसिंग द वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो ऐसे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब सेंट्रल वैल्यू है जिसके बोथ साइड में क्या होगी, इक्वल
वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू एंड नॉट बेस्ड ऑन पोजीशन इन दिस सीरीज, और हमने देख लिया कि ये पोजीशनल एवरेज नहीं है, ये कौन सी है, मैथमेटिकल एवरेज है। हमने शुरुआत में देखा था, ये देखो ये मैथमेटिकल एवरेज है, अर्थमेटिक मीन, लेकिन पोजीशनल एवरेज कौन कौन सी थी, मीडियन और मोड था। तो हमारे पास ये अच्छी चीज है कि पोजीशनल नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन पहला तो यही कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपको कह दिया भी 60% मार्क्स है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आपके हर सब्जेक्ट में 60 नंबर होंगे, जरूरी तो नहीं है। आपके क्या पता इसमें 59 हो, इसमें आपके 58 हो, इसमें आपके 62 हो, इसमें आपके 61 हो, इसमें आपके 60 हो, क्वाइट पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है। इससे भी तो आपकी परसेंटेज 60% निकलेगी, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी एक वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें उस पूरे ग्रुप के अंदर सिमिलर ही वैल्यू हो जो आपको रिप्रेजेंट करने का जो वैल्यू निकली है। मतलब ये कह रहा हूं कि 60 आपकी वैल्यू निकली, 60 कह रहा है कि 60 जो वैल्यू है वो आपकी इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी 60 हों, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है। फिर कहते हैं इन ए डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लास द वैल्यू ऑफ मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। तो जो ओपन एंडेड क्लास होती हैं, ओपन एंडेड हमने करी थी उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो ओपन एंडेड क्लास होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मीन कैन नॉट बी कंप्यूट विदाउट मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द ओपन एंडेड क्लास। तो क्या कहते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लास द वैल्यू ऑफ मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ओपन एंडेड क्लास में कभी भी मीन कंप्यूट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इफ सच क्लासेस कंटेन लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वैल्यूज द मीन मे बी सब्जेक्ट टू सब्सटेंशियल एरर, तो वहां क्या आ जाएगा, सब्सटेंशियल एरर आ जाएगा। हाउएवर द वैल्यू ऑफ द मीडियन एंड मोड कैन बी कंप्यूटेड वेयर देयर आर ओपन एंडेड क्लास विदाउट मेकिंग एनी अजम्पशंस अबाउट साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहां सर। यहां से क्या होता है कि आपकी जब बात करें ओपन एंडेड क्लास की, तो वहां पे आप जो वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं वो आप मीन के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन मीडियन और मोड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्लास में जब हम लोग निकालते हैं, अपना आंसर कंप्यूट करते हैं, तो मीडियन के थ्रू और मोड के थ्रू तो कर सकते हैं विदाउट अजम्पशन, लेकिन अगर मीन के साथ आपको करना है तो कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। किसके रिगार्डिंग, जो आपके क्लास इंटरवल है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर कहता है द अर्थमेटिक मीन इज नॉट ऑलवेज ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या कह रहे हैं, जो भी अपने पास अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, नॉट ऑलवेज ए गुड मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा मेजर है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये देखो यहां पर क्या इसके हर एक के अंदर 60 आएगा, नहीं, इसमें 59 है, इसमें 58 है, 62, 61, 60, तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा मेजर हो, है ना। द मीन प्रोवाइड ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इन द सेंस ऑफ इंडिकेटिंग वेयर मोस्ट ऑफ द वैल्यू लाई, ठीक है। ओनली व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज रीजनेबली नॉर्मल बेल शेप्ड कैसा, ऐसा जहां पे हमारा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा। हमने ऑलरेडी किया, और अगर नहीं किया आपने अभी तक तो कोई बात नहीं, आगे भी आएगा, कर्टिसिस में हम लोग करने वाले हैं, डिस्पर्शन में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इन केस ऑफ यू शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज नॉट लाइकली टू सर्व यूजफुल पर्पस, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन के भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए है सिर्फ इतना। आज हमने क्या कुछ किया एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कोई एक ऐसी वैल्यू जिसके बोथ साइड में इक्वल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो एक वैल्यू जो है पूरे ग्रुप को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो एवरेज का हमने मतलब देखा, एवरेज इज सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स होल ग्रुप। कुछ पर्पस या फंक्शन देखे हमने एवरेज के, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल है, देख लिया, अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग इजीली। इसके बेस पे गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी बनाती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने का ये बेस बनता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है आपकी एक वैल्यू, ठीक है। गुड एवरेज होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या कुछ है, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, सिंपल टू कंप्यूट हो, यूनिकली डिफाइंड हो, बेस्ड हो किस पे, सभी ऑब्जर्वेशन पे, लेकिन इस पे जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे कोई भी अफेक्ट ना होती हो, और कैपेबल हो किसके, फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें आएगा अपने पास डिस्पर्शन, कर्टसिस, स्क्यूनेस,
कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो ये सारी क्या है फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज। दो तरह के हैं, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में तीन आएगी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज में कौन कौन सी, मीडियन और मोड आएगी। तो आज अपने क्या किया है, अर्थमेटिक मीन किया है, कल मीडियन और मोड करने वाले हैं। फिर क्या है अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन एक सिंपल जो है वो पॉपुलर, सिंपल है एक तो, और मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज्ड होने वाला मेजर है। ठीक है, कौन सा, सेंट्रल टेंडेंसी। सिंपल अर्थमेटिक मीन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया। सिंपल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, और अगर वेट होगा तो इसके साथ वेट भी लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, फिर क्या है हमारे पास कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जिसमें हमने देखा कि आपके पास x है और अगर आप x माइनस मीन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। एक्चुअल मीन से हमेशा आपका वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगा एज कंपैरिजन, सॉरी एज्यूम्ड मीन से हमेशा जो आपकी वैल्यू है वो ज्यादा आएगी एज कंपैरिजन टू एक्चुअल मीन। और अगर आप अपने सीरीज के हर एक आइटम में कांस्टेंट नंबर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं, तो वही कांस्टेंट इंपैक्ट आपको देखने को कहां मिलेगा, आपके अर्थमेटिक मीन में मिलेगा। ठीक है, फिर कुछ लिमिटेशंस और वो भी देखिए। अर्थमेटिक जो वेटेज अर्थमेटिक मीन देखा, इसका फॉर्मूला हमने देखा क्या, अर्थ जो मीन ऑफ वेटेज मतलब वेटेज मीन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, समेशन ऑफ वेटेज ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ वेटेज थी वो समेशन ऑफ वेटेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है अपने पास कुछ मेरिट्स देखी। मेरिट्स में हमने देखा बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। ठीक है, मीडियन के बेस पे, अच्छा ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा कि जो मीन है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेरिजन टू मीडियन और मोड। ये सेंट्रल ग्रेविटी है जिसके दोनों तरफ क्या होंगी, इक्वल आइटम्स प्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ये पोजिशनल नहीं है, ये मैथमेटिकल एवरेज, और मैथमेटिकल एवरेज होने के साथ साथ मैथमेटिकल फॉर्मूला पे डिपेंड है, इसलिए क्या होगा, ये बेस्ट है एज कंपेरिजन टू मीडियन और मोड। और उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो कुछ लिमिटेशंस क्या हैं भाई, हमारे पास जो भी अपने पास एक वैल्यू आई है वो क्या होगा, वो सारी की सारी एक उसके अंदर जितनी आइटम है वो सारी के सारी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओपन एंडेड में हमारे पास मीन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मीडियन और मोड होगा। और यहां पर हमारे पास गुड नहीं, मतलब हर बार गुड हो हमारे पास, हमारे पास सब हर बार जो है वो मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन जो है वो बेस्ट निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज हमने ये किया। ठीक है, इसे प्लीज अच्छे से करिए, एक एक चीज अच्छे से समझिए। कोई भी लाइन का मतलब ऐसे नहीं इग्नोर करके छोड़ दीजिए, क्योंकि उस लाइन का जो यूज है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। वो कहीं ना कहीं उठ के अगर एग्जाम में आ गई और आपको समझ में ना आया, उसको इग्नोर कर दिया हो, तो वो दिक्कत हो सकती है अपने लिए। ठीक है, तो अब करिए, स्टैट्स रेगुलर में करते रहिए, अपने साथ साथ सब्जेक्ट भी करिए। और हाँ, एग्जाम आ चुके हैं, मतलब अभी एप्लीकेशन आ चुकी है, तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।